So we are continuing with income tax MTP 4. Okay, हमने क्वेश्चन नंबर 2 बी तक कर लिया था. Now we are starting with question number 3A. Mr. Kamal a resident but not ordinarily resident यानी कि वो NOR है in India during assessment year 26-27. He owns two houses. उसका दो घर है. कौन सा? एक दुबई में है और एक मुंबई में. क्योंकि वो NOR है तो हमारे दुबई के में देखना पड़ेगा कि वो एक्रूराइज कहाँ कर रही है. ठीक है. हाउस इन दुबई इज लेट आउट देयर एट रेंट ऑफ DHS 20,000 पर मंथ. DHS या दिरहम. ठीक है. दिरहम 20,000 पर मंथ है उसका. 1 दिरहम जो 22 INR का. द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया. इंडिया में रिसीव हो रहा है यानी कि क्या अब हम बोल सकते हैं एक्यूराइज इन इंडिया. तो यानी कि ये उसमें टैक्सेबल हो जाएगा चाहे वो NOR हो या नहीं. He said property tax of DHS ठीक है 2500 and severance tax है dirhams 1500 there. For the financial year 25-26 the house in Mumbai is self occupied. जो मुंबई में हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि एक उसके पास है लेट आउट और एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड. He had taken a loan of 10 lakhs to construct the house on 1st June. 12% का कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुई थी 31st मई को. यानी ऑक्यूपाइड द हाउस ऑन 1st June यानी कि ये जो ऑक्यूपाइड यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ही इसने लोन लिया है. इसने लेट आउट के लिए लोन नहीं लिया. ठीक है. यहीं तक बात खत्म हो गई उसकी. किसकी? लेट आउट वाले की. उसके बाद मुंबई की स्टार्ट हो गई है. लोन लिया था. प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है इसमें. सेकंड हाउस का 2400 इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26. आपको IFHP निकाल. ठीक है जी निकालते. देखो सबसे पहले हम लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. ठीक है. लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या है? क्योंकि कमल जो है रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया है फॉर 26-27. तो इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल कब होगी? जब अगर वो एक्रूराइज आउटसाइड इनसाइड इंडिया होगी. एक्रूराइज इनसाइड इंडिया. ठीक है. तो जो रेंट रिसीव हुआ है हमें वो टैक्सेबल होगा इंडिया में क्योंकि वो उसको इंडिया में रिसीव हो रही है. और मुंबई वाली तो है. ठीक है. सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई है. अच्छा जी. अब बात करते हैं हम पहले इसकी इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी की. सबसे पहले बात हो रही है देखो 20,000 का है 22 का है और पर मंथ है यानी कि 20,000 इंटू 12 हमारे पास साल का आ गया और इसको हमें INR में वो करना है कन्वर्ट करना है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? ग्रोस एनुअल वैल्यू. और कुछ हमें दे नहीं रखा तो हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू देखो 20,000 12 और 22 52 80,000. नाउ हमें उसने एक दे रखा था टैक्सेस के बारे में. टैक्सेस दे रखे थे. सेवरेज टैक्स दे. सेवरेज टैक्स आपका क्या होता है बेटा? सेवरेज टैक्स एक ऐसी फी होती है जो कलेक्ट करी जाती है. वही लोकल म्यूनिसिपल बॉडी वाटर बोर्ड वगैरह की मेंटेन और ऑपरेट कर सके वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज को और वाटर सिस्टम. ठीक है. तो उसके लिए होता है वो. तो यानी वो भी जो है आपका क्या होता है? टैक्स आपके लिए अलाउ होता है वो. तो उसको भी हम डिडक्शन के लिए ले सकते हैं. तो हम सर्विस टैक्स लेंगे 1500 का और बाकी प्रॉपर्टी टैक्स तो है 25 यानी 2500 भी हो गया और 1500 भी हो गया. और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट इन INR 22. ठीक है. तो इसको कर देंगे. उसके बाद हाउस इन मुंबई से ऑक्यूपाइड. हाँ. तो इसके बाद ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू. उसके बाद हम डिडक्शन देखेंगे. डिडक्शन किसकी आएगी? 24 सेक्शन 24A की. ए में क्या है? 30% डिडक्ट हो जाएगा और बी हमारी क्यों नहीं आएगी? डैश क्यों आएगा? बिकॉज उसने कोई भी लोन इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं लिया है. तो देखो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई. उसके बाद देखो फॉरेन म्युनिसिपल टैक्सेस सेवरेज टैक्स पेड तो 2500 प्लस 1,500 इंटू 22 तो आपके पास क्या आ जाएगा? 88,000. नेट एनुअल वैल्यू है स्टैंडर्ड डिडक्शन के 24A में 30% का. तो हमने करा तो हमारे पास क्या आ गया? इनकम फ्रॉम दुबई 36,34,400. अब हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की मुंबई की. तो उसमें क्या देखो हम सबसे पहले तो नेट एनुअल वैल्यू तो नीली लेंगे. ऑब्वियसली म्युनिसिपल टैक्सेस जो 2400 का है वो डिडक्टेबल नहीं होता है. इसके अंदर आपको बताना चाहिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में अगर हमने दिया भी है 2400 तभी वो डिडक्टेबल नहीं होगा. तो हम एनुअल वैल्यू के लिए लेंगे नील. ठीक है. नो डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. और डिडक्शन मिलेगी कि 24A की? नहीं मिलेगी. लेकिन 24 की मिलेगी. येस मिलेगी. वो कितनी मिलेगी? देखो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपीज उसने लिए हैं 12% पे लिए हैं और कब लिए? 1 जून 2022 को. और अभी तक जो है पे नहीं किया गया है. लोन अभी तक आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग है यानी कि हमें 10 लाख का 12% का अभी भी हमें पे करना है यानी इसकी डिडक्शन मिल जाएगी. और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मिलेगा. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय 5 करके हम आगे के जो फ्यूचर आफ्टर कंस्ट्रक्शन होते हैं उनको 5 साल में डिवाइड कर देते हैं. तो हमने कब लिया था? देखो 1 जून 2022 को कंस्ट्रक्ट हुआ है. उसने लोन लिया है 1 जून 2022 को. यस 1/6/2022 को उसने लिया है
और अभी चल रहा है 31 मार्च 2026 और कंप्लीट हमारी कब हुई थी? ऑक्यूपाइड द हाउस एट 1 जून 2024। 1 जून 2024 यानी कि हम मानेंगे 31/3/2024। ठीक है, जून नहीं लेना पूरा, तो इतना ही लेना, मार्च तक ही लोगे, यहाँ तक कंप्लीट करोगे। ये आपका कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इसी से कैलकुलेट होगा, तो इससे लेके इतने मंथ हम कैलकुलेट करेंगे, विच इज 22 मंथ। 22 मंथ्स आ गए आपके पास, तो यानी कि 10 लाख का 12% 22 मंथ्स के लिए ऐसे कैलकुलेट होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 22 मत कर देना, क्या है ना, ये ऑलरेडी रुपीज में गिवन है, देख लो, इसको कन्वर्जन मत कर दे। ठीक है, देखो ये रुपीज में ही है, तो हमारे 2,20,000 आएगा। 2,20,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डालनी है, तो कितना आ जाएगा? 2,20,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 44,000, यानी 1,20,000 इस साल का और बाकी पुराना 44,000, विच विल गिव यू 164,000। 164,000 आपकी डिडक्शन आ जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी। देखो, नेट एनुअल वैल्यू आई नील, इंटरेस्ट डिडक्शन 24B का 10 लाख, 12% का 1622 को, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1622 31/3 2024, 22 मंथ्स के लिए, तो 10 लाख का 12% 22 मंथ अपॉन 12, 2,20,000। 2,20,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, 44,000। करंट ईयर का क्या आ गया? 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 1,20,000 प्लस 44,000, आपका 164,000 आ गया, जो कि 2 लाख की लिमिट में है। लिमिट में है तो आपको 164,000 नील में से हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा? लेस होएगा, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, लॉस दिखा रहा है। लॉस दिखा रहा है, तो सेट ऑफ करेंगे हम 36, 34, 400 दे रखा था पॉजिटिव, उसके अंदर हम 164 माइनस करेंगे, तो वी विल गेट 3470 400 एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन एग्रीगेट। ठीक है, ना कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स आर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड मुंबई प्रॉपर्टी, उसके लिए कर देंगे, नहीं अलाउड होता भाई, इट्स अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। कैलकुलेटिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अप टू 31/5/2024, 4 और 5 का नहीं होगा कैलकुलेट, इंस्टेड ऑफ 31/3/2024 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड्स ऑफ 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कंप्लीशन डेट। हमेशा याद रखना, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला तो फिर भी याद रह जाएगा, ये वाला पॉइंट भूल मत जाना, कैलकुलेशन खराब हो जाएगी बिल्कुल आपकी। ठीक है, उसके बाद बोथ लोकल प्रॉपर्टी और सेवेज टैक्स पे होएगा, तो उसमें दोनों की डिडक्शन मिलेगी ग्रोस एनुअल वैल्यू में। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन एंड्स ऑन मार्च 31 बिफोर कंप्लीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3B, अब कहना है कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन फ्रॉम द असेसमेंट 26-27 और इंडेक्सेशन दे रखी है। ठीक है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन। Mr. Ashish entered into an agreement with Dhaval to sell his residential house लोकेटेड एट नवी मुंबई। नवी मुंबई में है, 16/8/2025 को खरीदा है, घर बेचा है उन्होंने 80 लाख का, यानी कि एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन कितनी होगी? 80 लाख की हो गई। सेल प्रोसीड्स वर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर, देखते हैं कैसे देना है। 20% अकाउंट पे एक चेक में ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, 60% ऑन द डेट ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और बैलेंस जो बचा, बैलेंस कितना बचा? 20% रजिस्ट्रेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, मिस्टर धवल वाज हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी 15/12 को, उसको प्रॉपर्टी दे दी थी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था वो 14/1 को कंप्लीट हो गया। ही पेड द सेल प्रोसीड्स एज पर सेल्स एग्रीमेंट, सेल्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसने सेल प्रोसीड भी दे दी। वैल्यू जो है डिटरमाइन दी स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने की थी 16/2025 को 90 लाख। देखो, अब वैसे उसकी 80 लाख बन रही है, क्या 80 लाख बन रही है उसकी एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, लेकिन स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी ने उसको वैल्यू कौन सी ड्रॉप करने के लिए बोली? 90 लाख ऑन 16/8। ठीक है, वेयर 14/1 को इट वाज 91,50,000। 14/1 को क्या था? एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आशीष हैज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 20 लाख की, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है उसने उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? सीओए 20 लाख। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम धवल,
ही परचेज्ड अनदर रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी इन कानपुर फॉर 15 लाख, उसने दूसरी भी खरीदी 15 लाख की ड्यूरिंग द अप्रैल 2026। नाउ हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कंसीडरेशन की। कौन सा कंसीडरेशन लेंगे सबसे पहले ये बताओ मुझे, हम 16(8) वाला लेंगे कि 14(1) वाला लेंगे? हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं एग्रीमेंट कब बना, 16(8) को। कितने के लिए बना एग्रीमेंट? 80 लाख के लिए। हमें क्या मतलब इससे कि वो कंप्लीट कब हुआ? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दिन जितनी वो होती है उससे कोई मतलब नहीं होता। बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की रजिस्ट्रेशन डेट की कौन सी है और एग्रीमेंट डेट की कौन सी है? एसडीवी में थोड़ा झगड़ा होता है। देखो एक तो क्या बात होती है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एसडीवी हम कंसीडरेशन उसको मानते हैं, किसको मानते हैं? हम मानते हैं कि जो एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन है, अगर जो हमारी एक्चुअल सेल्स है जितने में हुई, ठीक है, एक्चुअल सेल्स जितने में हुई है हमारी, अगर वो कम है कितने से 110% ऑफ एसडीवी, तो हम क्या मानते हैं? तो हम ये मानते हैं कि एसडीवी हम लेंगे एज सेल्स कंसीडरेशन। नहीं तो एल्स हमने सेल्स कंसीडरेशन लेनी है। इतना समझ में आता है? ठीक है। नाउ एसडीवी कौन सी लें? एसडीवी किस दिन की ले? इसमें भी रूल है। क्या रूल है कि अगर हमें दे रखा हो, दो हमें एसडीवी दे रखी है, एक दे रखी हो हमें कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन की, एग्रीमेंट वाले दिन की, हम एग्रीमेंट लिखते हैं। और एक हमें दे रखी है रजिस्ट्रेशन वाले दिन की, ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली एग्रीमेंट बने, सबसे पहले क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बनता है, ठीक है। एग्रीमेंट बनता है तो ये बोलते हैं अगर तो चाहे सम या पार्ट ऑफ द सम ऑफ द कंसिडरेशन अगर रिसीव हो रहा है बाय या पे कर रहे हो, जो जो बेच रहा है, ठीक है, उसको मिल रहा है, और जो खरीद रहा है वो पे कर रहा है, अगर एग्रीमेंट वाले दिन होल या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट या बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, या तो इससे पहले या फिर इस दिन अगर वो दे रहा है, तो हम एसडीवी एग्रीमेंट वाले डेट की लेते हैं, ठीक है। नहीं तो रजिस्ट्रेशन वाले डेट की लेते हैं। In case where the date of the agreement is different from the date of registration, stamp duty value on the date of agreement can be considered provided the whole or the part of the consideration is paid by way of account paid check, bank draft or the way of ECS through bank account on or before the date of agreement. यहाँ पर हो रही है क्या? देखो यहाँ पर वो 20% दे रहा है ना, थ्रू अकाउंट पे ही चेक दे रहा है, और वो भी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रहा है, ऑन और बिफोर दे रहा है, यानी हम यहाँ पे एसडीवी कौन सी लेंगे? ऑब्वियसली हम 90 लाख वाली लेंगे, यानी हमें 80 लाख और 90,000 में जंग छिड़वानी है, 80 और 90 लाख। अब बता दो मेरे को 80 लाख का 110%, सॉरी यहाँ पे 110% ऑफ एसडीवी नहीं आएगा, 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स आएगा, 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स आपकी कम है, एसडीवी ज्यादा है, तो हमारी एसडीवी आती है, ठीक है। ऐसे होता है ना? तो क्या थी मैं, कहाँ पे थी मैं? हाँ, 80 और 90 में 80 लैक्स का 110% विल बी 88 लैक्स, जो कि
ऑब्वियसली एसजीवी ज्यादा है 90 लाख, तो हम क्या लेंगे? 90 lakhs will be your full value of sales consideration, higher of this. और हम क्या ले रहे हैं? हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 20 lakhs की है, तो यानी कि 90 lakhs हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, सॉरी 90 लाख हमारा सेल्स कंसिडरेशन है, 20 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी 70 lakhs हमारा एलटीसीजी हो गया। हो गया। लेकिन एक और चीज की बना, देखो, आफ्टर रिकवरिंग द सेल्स प्रोसीड उसने अनदर रेसिडेंट खरीद ली कानपुर में 15 लाख की। कब खरीदी? 26 में, अप्रैल 26 में। ठीक है। एक और प्रोविजन याद हो अगर आपको, एग्जेम्पशन का प्रोविजन है सेक्शन 54 विच सेज, व्हाट डज इट से? वो ये कहता है कि द कैपिटल गेन अराइजिंग on transfer of long-term resident property shall not be chargeable to tax to the extent such capital gain is extended in the purchase of one resident house property in India within 1 year before or 2 year after the date of transfer of original asset। अगर जो आपने original asset जो बेचा, जैसे यहाँ पर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे थे 80 लाख की, 80 लाख में, अगर इससे जब हमने ये बेची उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद, 1 साल पहले या 2 साल बाद अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई भी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और इंडिया में खरीदी है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और इंडिया में खरीदी है, और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, देन यू विल गेट द एग्जम्पशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कहाँ खरीदी है इसने। इंडिया में खरीदी है, हाँ कानपुर में, इंडिया में ही है। ठीक है, कब खरीदी? 2026 में खरीदी, यानी उसी साल खरीदी है, उसी साल खरीदे यानी 2 साल के अंदर खरीदे, 2 साल के अंदर खरीदे यानी आपको एग्जम्पशन 15 लाख की मिल जाएगी। तो ये जो 70 लाख है इसके अंदर आपको 15 लाख और डिडक्शन एग्जम्पशन मिल जाएगी, विच विल बी 55 lakh will be your LTCG finally, which will be chargeable to tax। ठीक है, अब इस खिचड़ी को मैं हटा रही हूँ और नीचे देखते सोल्यूशन। देखिए, अंडर सेक्शन 50C वेयर एन एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द एग्रीमेंट डेट मे बी टेकन, अगर एडवांस हमें मिल रहा है, रिसीव बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है, ईसीएस और बिफोर द एग्रीमेंट डेट, सिंस 20% जो एडवांस हमें मिल रहा है अकाउंट पे चेक से एग्रीमेंट डेट पे, तो यानी कि एसजीबी ऑन एग्रीमेंट डेट हम लेंगे विच इज 90 लाख। सेफ हार्बर रूल क्या कहता है कि 110% अगर एक्चुअल कंसिडरेशन का वो है 88 लाख, अगर वो कम होता है किससे? एसडीबी से। ठीक है, एसडीबी एक्सीड कर जाती है 110% अवधि से, तो हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लेते हैं? एसडीबी को लेते हैं, यानी 90 लाख को लेंगे। 90 लाख हमने ले लिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख था, 70 लाख आ गया। अब एग्जेम्पशन 54 की मिलती है, 54 की मिलती है क्या? 54 की मिलती है, 54 की मिलती है इन्वेस्टमेंट इन द न्यू कानपुर हाउस इन अप्रैल 2026, तो 15 लाख को मिल जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म। ठीक है, आपको ये लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में, जरूरी है कि 2 साल के अंदर ली गई थी, 1 साल से पहले तक अगर ली गई हो या 2 साल के बाद तक ली गई हो तो आपको मिलती है एग्जम्पशन। ठीक है, टेकिंग एसडीबी 91.5 लाख इंस्टेड ऑफ एग्रीमेंट 90 लाख, अकाउंट पे ड्राफ्ट पेमेंट ऑन एग्रीमेंट डेट एंटिटी enables the taxpayers to use agreement date. Section 54 allows करता है investment in one residential house in India within 1 year before or 2 years after the date of transfer। ठीक है, banking channels banking channels advance is equals to lock agreement date STB। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A पे आ जाओ। किसका है ये? ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है एंड लॉसेस बी टू बी कैरी फॉरवर्ड। ओके, कैरी फॉरवर्ड वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4A। सबसे पहले मैं इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है 6,50,000 की। ठीक है, इससे और ये देख लो पहले कौन सी स्कीम है आपके पास। हमारे पास
मोहित फाइल इज रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर दिया अंडर रेगुलर प्रोविजन से, रेगुलर प्रोविजन में दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 650,000 इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस वन हमारे पास है 55,000, ठीक है। और लॉस फ्रॉम हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड है 125, ओके, लॉस हो गया हमें। लॉस फ्रॉम हाउस थ्री हमें है 190। लॉस फ्रॉम लेदर बिजनेस 68,000 का। और हमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है क्लोथ बिजनेस से, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है हमें 35,000 का। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स डिविडेंड दे रखा है, लॉस ऑन ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस एंड रेस बुल्स का दे रखा है, ठीक है। एक बारी कैमल्स का भी आया था, ठीक है, ओके। पिछली बार के एमटीपी में ही आया था, शायद मई में आया था, मई 2026 की एमटीपी में आया था कैमल्स के बारे में। नाउ हमें कैलकुलेट करना है। देखो, सबसे पहले सैलरी और लॉस हमें दिख रहा है किसका, हाउस का, और इनकम भी दिख रही है हाउस की, तो हम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर देते हैं। सैलरी भी सेट ऑफ हो जाती है, सैलरी से भी सेट ऑफ कर सकते थे, हम उससे भी कर देते हैं, ठीक है। अब एक और बात, जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकता है सेट ऑफ, सैलरी से भी हो सकता है और पीजीबीपी से भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैं देखती हूँ, हम अपने जो सेम हेड है, इंट्रा हेड है, उससे ही करते हैं, फिर इंटर हेड पे चलते हैं, सैलरी से करते हैं, क्योंकि पीजीबीपी में भी तो और भी लॉसेस होंगे, हम उससे भी कर सकते हैं, मतलब उसको भी करना होगा हमें, ठीक है। तो इससे सेफेस्ट है कि हम सैलरी से करें पहले, उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। बट हमें फायदे देखने, तो मैं पहले सैलरी से चल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंट्रा एंड देन इंटर। इंटर में कौन सा, सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी बात है, इनकम फ्रॉम हाउस 155,000 का। देखो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी 650, ठीक है। तो एक बारी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको रफ में दिखा देती है। इनकम फ्रॉम सैलरी 650,000। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस वन 55,000। मैं हाउस प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो हाउस वन कैसे करके लिख लेती हूँ, 55,000 का। नाउ लॉस फ्रॉम हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 125,000, ठीक है। चलो, ये जो 55,000 है, इसके अंदर क्या मैं लेस कर सकती हूँ 125,000? पहले तो करके दिखाने पड़ेगा एक बारी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं 190 की, ये भी लॉस है। एक बार तो पहले तो हमें इसको करना ही पड़ेगा, पहले इंट्रा तो करना ही होता है। तो 55,000 माइनस 125 माइनस 190 विल बी 260,000 नेगेटिव। अब ये जो 260 का लॉस आ रहा है, ये जो 260 का लॉस आ रहा है, इसको सबसे पहले देखो हम सैलरी से सेट ऑफ करते हैं। कितना होता है मैक्सिमम, 260 पूरा हो जाएगा नहीं, 2 लाख मैक्सिमम हो सकता है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हो जाएगा, इतनी सैलरी है हमारे पास, तो हम कर देते हैं। 450,000 हमारे पास सैलरी बची है, और यहाँ पर हमारे पास 60,000 एज लॉस बचा, जो कि हमारा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड असेसमेंट डेट 27-28 के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट, आपको लॉस दे रखा है लेदर बिजनेस का 68,000 का, लॉस फ्रॉम लेदर बिजनेस, तो ये पीजीबीबी में आएगा आपका लेदर बिजनेस। देखो हम यहाँ पे बना देते पीजीबीबी, लॉस लेदर, कितना था लेदर बिजनेस का लॉस आपका, 60,000 का, कितने का, 68,000 का, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। नाउ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ बिजनेस 170, क्योंकि ये स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है इसलिए हो सकते हैं, ठीक है। इनको करो, कितना आएगा, ये सेट ऑफ हो गया आपका। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड इक्विटी ओरिएंटेड, ठीक है।
कितना हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है आपको STCL हो रहा है 35,000 कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉस कितने का 35,000 नेगेटिव में नाउ income from crossword puzzle 12,000 dividend from foreign company 8,500 ये दोनों आपका IFOS में जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस IFOS डिविडेंड और क्रॉसवर्ड पजल से जो आया था वो डिविडेंड का था आपका 8,500 और इसका था आपको 12,000 ठीक है और क्या देखो लॉस ऑन ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज 7,500 लॉस ऑन ओइंग एंड मेंटेनिंग horses कितने का 7,500 ये क्या सेट ऑफ हो सकता है नहीं हो सकता कैरी फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि ये खाली किससे होता है इनकम फ्रॉम दी एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज से तो असेसमेंट 27-28 में चला गया नाउ बुल्स की बात करते हैं इनकम जो ही है इनमें तो कुछ है नहीं इनको इनकम हुई है तो नॉर्मली इनकम लिख देंगे इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग बुल्स 9,000 IFRS में आ जाएगा ठीक है ये वाला हमारा सेट ऑफ नहीं होगा तो फिर हमारा खाली IFOS में टोटल कितना आएगा 8,500 का 12,000 का और 9,000 का ठीक है 7,500 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो हमारे पास टोटल इसका आ जाएगा 29,500 एज प्रॉफिट ठीक है अभी कैपिटल हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है तो ये भी हमारा कैरी फॉरवर्ड होएगा नहीं SCCL नहीं STCG है नहीं LTCG है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया ये भी असेसमेंट 27-28 के लिए ठीक है और हमारे पास इसका प्रॉफिट आया है इतना PGBP का सैलरी का 450 और इसमें ये भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 6,000 ठीक है हमारी GDI आ जाएगी टोटल 450 प्लस 102 प्लस 29,500 which will be give you GTI as 58,1,500 और फिर हम बॉक्स बना के एक डिब्बा बना के लिखेंगे क्या लिखेंगे डिब्बा बना के हम ये लिखेंगे कि जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है 60,000 की वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 35,000 का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 7,500 का वर्सेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ठीक है ये लिखेंगे हम और देखो सैलरी में हमने सेट ऑफ कर दिया पूरा 2 लाख का 1-2 नेट लॉस सेट ऑफ किया बैलेंस बचा प्रॉफिट था लॉस को सेट ऑफ किया कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन कैपिटल गेन income from other sources crossword dividend raise bulls loss from raise sources cannot be set off against bulls की अदर इनकम की हमारा GTI कितना आ गया 581 500 जो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैं अगेन अगेन बता रही हूँ आपको वो सैलरी से भी हो सकता है PGBP से भी हो सकता आप अगर यहाँ से PGBP से भी 102 करते और फिर आपको 98,000 जो है आपको सैलरी से करना पड़ता है उससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा भी सेट ऑफ रिसोर्स अगेंस्ट रिसोर्स इनकम गलत है नहीं करना है रिसोर्स खाली रिसोर्स से ही होंगे सेटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट द बिजनेस सैलरी इनकम कैपिटल लॉस बिजनेस इनकम से कर अच्छा सेटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हाँ नहीं करना होता किसी से भी ठीक है खाली किससे कर सकते हो आप हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है इन दोनों से कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स रिटर्न दे रखी है तभी आपको जो है सारे क्वालिफाई करके कैरी फॉरवर्ड नहीं तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता नाउ क्वेश्चन नंबर 4B अल्टरनेटिव 1 क्या है अल्टरनेटिव 1 What are the consequences of failure to intimate आधार नंबर इज देयर एनी फी फॉर सर्च फुल बेटा अगर आपने आधार नंबर नहीं बताया तो क्या कंसिक्वेंसेस हैं
क्या आपको बाद में इफेक्ट्स पड़ेंगे, और कोई डिफॉल्ट मतलब फी डिफॉल्ट भी है, कुछ पैसे वैसे अब भुगतान भी करना पड़ेगा, क्या फी है क्या? ठीक है, तो इसके लिए आपको एक डेट याद रखनी पड़ेगी। कौन सी डेट याद रखनी पड़ेगी? याद रही तो बहुत अच्छी बात है, 1/7/2017। क्यों? क्योंकि if a person who has been allotted PAN as on this date, that is 1/7/2017, that is 1st July of 2017, and is required to intimate his Aadhaar number, has failed to intimate the same on or before 31st March 2022, the PAN of such person would be inoperative and would be liable for the payment of the fee in accordance with section 234F. Read with rule 11458, that is 1000. देखो, जिसको भी 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल गए थे, परमानेंट अकाउंट नंबर मिल गए थे, उसको अपना आधार नंबर बताना ही पड़ेगा 31 मार्च 2022 या उससे पहले बताना ही पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं बताया तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव करा देंगे और आपको 1000 रुपये भी देने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 234H। 1000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। और उसको क्या होएगा? उसको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा अमाउंट ऑफ टैक्स पे। अगर उसने ज़्यादा दे दिया है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा, उसको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा ऑन सच रिफंड फॉर द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट नोटिफाइड विद द सीबीडीटी। और वेदर टैक्स इज डिडक्टेबल है, जहाँ पे टीडीएस कट रहा होगा वहाँ पे उसको ज़्यादा देना पड़ता है ना, हाइयर रेट देना पड़ता है। 2% होता है तो सीधा 20% कर देते हैं टीडीएस का अगर पैन नहीं दिया तो। और वेयर टैक्स इज कलेक्टेबल एट सोर्स, वहाँ पे भी उसको हाइयर रेट देना पड़ेगा। टीडीएस टीसीएस में दिक्कत आएगी, उसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं जो है मिलेगा उन रिफंड्स पे। ना ही रिफंड्स पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही रिफंड मिल रहा है, ना टीडीएस का ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, टीसीएस का ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। ये कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। तो अगर 1/7/2017 तक आपको मिल गया है पैन, तो बेटा 31 मार्च 2022 से पहले पहले या उस तक आपको बता देना था, इंटीमेट कर देना था। जिसने नहीं किया उसके साथ ये हो रहा है। 1000 रुपये का फाइन तो अलग से है। ठीक है, तो देखो क्या है, पैन बिकम्स इनऑपरेटिव। पैन जो है इनऑपरेटिव बन जाता है। पैन अलॉटेड टू द पर्सन बिकम्स इनऑपरेटिव इफ नॉट लिंक्ड विद आधार। ठीक है, 1000 रुपये पेबल होते हैं अंडर 234H। रीड विद रूल 11458, that is 1000 rupees for intimating Aadhaar after the prescribed date. Non-consequences: no refund of any amount of tax shall be made. No interest shall be payable on such refund for the inoperative period. TDS shall be deducted at higher rate under section 206AA और इसका है CC। इसका TCS का 206CC है और TDS का 206AA। कंफ्यूजिंग इनऑपरेटिव पैन विद इनवैलिड कैंसिल पैन। इनवैलिड है कैंसिल पैन से नहीं, इनऑपरेटिव हो जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है, कैन बी रेंडर्ड ऑपरेटिव अगेन अपॉन पेमेंट ऑफ 1000 की। अगर हम 1000 की फी दे देंगे तो वापस ऑपरेटिव हो जाएगा। क्या है? नो रिफंड, नो इंटरेस्ट, हायर टीडीएस, हायर टीसीएस। ठीक है, notes. Now 4B alternative. What is the fee default in furnishing return of income under section 234F में आपकी डिफॉल्ट अगर हो जाती है तो कौन कितनी फी देनी पड़ेगी? और to whom the provisions of section 139AA relating to the coding of Aadhaar number do not apply. अभी हमने ऊपर पढ़ा 206AA, ये क्या है? 139A, ये किसके लिए? कि आधार नंबर अगर हमने कोट नहीं किया तो। चलो पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकेंड अल्टरनेटिव का फर्स्ट पार्ट कि 234F में अगर आपने डिफॉल्ट कराया है, डिफॉल्ट हुआ है आपसे, तो फी कितनी लगती है? तो वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू डू सो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम अंडर सेक्शन 139(1), क्या करना पड़ता है? फी देनी पड़ती है। कितने की? और अगर उस बंदे की टोटल इनकम
5 लाख से ज्यादा की नहीं है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, यानी कि 5 लाख है या उससे कम है तो उसको फिर 1000 रुपये देने। ठीक है, 1000 रुपये अगर 5 लाख है उससे कम है, और अगर 5 लाख से ज्यादा की है तो फिर 5000। ठीक है, ये होता है। देखो, स्टैंडर्ड फी फॉर डिलेइंग इन द रिटर्न इज 5000, और अगर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख तो 5 लाख रुपीज फी पेबल कितनी होगी, 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी, शैल नॉट एक्सीड 1000, कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं टू होम प्रोविजंस 139AA रिलेटेड टू कोटिंग ऑफ आधार नंबर डज नॉट अप्लाई। Provisions of 139AA relating to quoting of आधार नंबर would not apply to individuals जिनके पास आधार नंबर नहीं है या एनरोलमेंट आईडी नहीं है, और वो कहाँ पे रह रहे हो, कौन सी स्टेट्स में, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में, या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो, या फिर उनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा की हो, या फिर वो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्या किसको अप्लाई नहीं करती, जिनके पास सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया है कि उसके पास आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी ना हो। उसमें भी ये नहीं कि ये नहीं हो तो चलेगा, नहीं, प्लस फिर यहाँ तो वो क्या बोलते हैं, एंड इज रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, या फिर नॉन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स 1961, या फिर उसकी एज 80 ईयर्स और मोर है एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड फोर्थ, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, provisions of section 138A does not apply to the individuals who does not possess Aadhaar and is residing in the states of Assam, Jammu Kashmir and Meghalaya, non-resident under income tax 1961 of the age of 80 years or more, जिनको सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 60 ईयर्स में लिख देना, 80 ईयर्स है। 3 स्टेट्स को याद रखना, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, JNK, असम, मेघालय, स्ट्रेंजर इन नॉन सिटीजन NR और 80+। नाउ लास्ट मिनट रिवीजन फटाफट से देखो। सेक्शन 10 ने ऐसी सेट का क्या है, ईयर 1 to 5 100%, 6 to 10 50% का, एक्सपोर्ट एंड टर्नओवर में हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस। वो क्वेश्चन नंबर, ये शायद एमसीक्यूज में था आपकी। ठीक है, सेक्शन 15 BAC स्लैब्स जो है कितनी नील अप टू 4 लाख, फिर 5% पर 4 लाख बढ़ती रहेगी। डिफॉल्ट रिजीम डिडक्शन 80C to 80D डिसअलाउड होती है। ठीक है, उसके बाद 16 सैलरी डिडक्शन, 50K ओल्ड में, 75 न्यू में, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेबल ओनली व्हेन एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। सेक्शन 913 डीम्ड एक्रूवल गवर्नमेंट सैलरी आउटसाइड इंडिया अप्लाइज ओनली टू द इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन को एग्जेम्प्ट होती है। TDS प्रॉपर्टी में SDV कंसिडरेशन देखेंगे, 50 लाख या उससे ज़्यादा की है तो 1% लगेगा, हायर ऑफ द कंसिडरेशन STV एक्सक्लूड्स रूरल लैंड। ठीक है, 194 IA और 261F TCS कार्स में लगेगा, 10 लाख से ज़्यादा है, अप्लाइज टू रिटेल बायर्स, एक्सक्लूड P2B सेल्स टू डीलर्स। 50C कैपिटल गेन के लिए 110% सेफ हार्बर लिमिट लगती है, बैंक पेमेंट ऑन एग्रीमेंट डेट, लॉक्स एग्रीमेंट डेट, SDV जो अभी हमने किया, HP लॉस हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम सेट ऑफ कितना आएगा, 2 लाख का होएगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 साल के लिए। रेस horses रिंग फेंस्ड लॉस होता है, कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट रेस horses इनकम। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड 4 ईयर्स तक होता है, और 234F लेट डेट अगर 5 फी होएगी तो 5000 अगर जो टोटल इनकम है उनकी 5 लाख है या उससे कम है। पेबल फॉर द लेट रिटर्न फाइलिंग बियॉन्ड सेक्शन 139(1). और 1000 कब डिफॉल्ट होता है, अगर आपने पैन कार्ड आपके पास है लेकिन आपने आधार नंबर अभी तक इंटीमेट नहीं किया है तो 1000 फी। ठीक है, दैट्स इट, योर ID income tax MTP 4 is completed.